92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट 1। सुनसान मैदान के सीने को चीरती हुई रेल की पटरियां दूर, बहुत दूर तक जाती दिखती। न कोई आदम, न कोई आदमजात। कोई आसमान की ऊंचाई से इन रेल की पटरियों को देखे तो लगेगा कि धरती की खाल को सिल के किसी ने टांके लगा दिए हों। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सुनसान से स्टेशन पर खिंची टीन की पुरानी चादरों में हो गए अनगिनत सुराखों को भोलू गिन ही रहा था कि उसके कानों में कूं की आवाज पड़ी। अपने दोनों हाथों को आराम तकिया बनाए भोलू झट से उठ बैठा। फिर उसने अपने हाथ की लुप लुप होती डिजिटल घड़ी में टाइम देखा। 1:45 हो रहा था। दिल्ली वाली मालगाड़ी हो सकती है, कभी कभार ये गाड़ी रुक भी जाती है। इतना सोचना था कि उसके बदन में फुर्ती आ गई। वो झट से उठ के स्टेशन के सामने बने कमरे में चला गया जिसको कभी अंग्रेजों ने बनवाया होगा। राजस्थान के अनूपगढ़ से 7 किलोमीटर दूर ये स्टेशन सा लगने वाला कोई स्टेशन तो नहीं था, लेकिन था अंग्रेजी जमाने में बना एक रेस्टिंग स्टेशन जिसको लोग दुर्गगढ़ी का स्टेशन भी कहते थे। कभी मालगाड़ियों के रुकने की जगह हुआ करती थी, पर अब तो सब कुछ अनूपगढ़ में ही शिफ्ट हो गया था। माल भी वहीं उतरता है और मालगाड़ियां भी। हफ्ते में केवल 2 ही मालगाड़ियां थीं जो अब भी इस रेस्टिंग स्टेशन पर रुकती थीं, जिनसे भोलू पानी ले लिया करता। ये मालगाड़ियां नहीं बल्कि भोलू की लाइफ लाइन थी। भोलू बड़ी उम्मीद से प्लास्टिक के 2 बड़े बड़े कैन लेके खड़ा हो गया और मालगाड़ी के रुकने की दुआ मांगने लगा। सुबह से एक बूंद भी पानी नहीं है। ट्रेन जब पास आई तो भोलू हाथ हिलाने लगा। पागल, ट्रेन से भी कोई लिफ्ट मांगता है? मालगाड़ी के ड्राइवर ने यही सोचा होगा। बहुत मुस्कुराते हुए ड्राइवर ट्रेन पटरियों पर तैरा के निकल गया और भोलू हताश सा खड़ा ट्रेन को जाते हुए देखता रहा। उसने सूखा घूंट निगलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला इतना सूखा था कि उसको निगलने के लिए भी पानी की दरकार थी। गुस्से में उसने प्लास्टिक की कैन को लात मारी और खाली कैन खनखनाती हुई दूर तक चली गई। उसको उस घड़ी पे गुस्सा आ रहा था जब उसने अपने बाबा के कहने पे खलासी की नौकरी ज्वाइन की थी। भोलू के बाबा लच्छा ने सारी उम्र स्टेशन पे चाय पकौड़े बेचने में बिता दी थी, इसलिए रेलवे विभाग के सारे अफसर अच्छे से पहचानते थे उसको। इस बार जब खलासी की नौकरियां निकली तो लच्छा ने बड़े साहब से भोलू के लिए कितना गिड़गिड़ा के नौकरी की भीख मांगी थी। सारी जिंदगी लच्छा की इलायची वाली चाय फ्री में पीने वाले बाबू ने भोलू को नौकरी देके जिंदगी की हजारों प्याली चाय की कीमत एक साथ चुका दी। हाँ, वो बात अलग थी कि भोलू नौकरी करना नहीं चाहता था। उसका मन था कि वो खूब पढ़े लिखे, बड़ा बाबू बन के खूब घूमे। कितने मिन्नत भरे मन से भोलू ने अपने बाबा से कहा था, अरे आगे पढ़ के भी तुझको कौन सी लाट साहब की नौकरी मिल जाएगी? जानता है BA MA वाले भी खलासी की नौकरी को तरस रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो बड़े बाबू माने हैं, कहां तक मैं ढूंढूंगा? अब तो हाथ पांव भी साथ नहीं देते। कह के बाबा अपने फटे हाथों को देखने लगे थे। एक पल भोलू को बाबा के फटे हाथों का ख्याल आया तो उसको लगा कि चारों तरफ फैली इस सूखी जमीन में भी बाबा के हाथों की तरह दरारें पड़ गई हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पानी के इंतजार में जब ट्रेन आई तो भोलू खुश हो गया था। सुबह से एक बूंद भी पानी नहीं पिया था उसने। पर जब ट्रेन नहीं रुकी तो भोलू को बहुत गुस्सा आ गया। अब आगे। दरअसल इस रेस्टिंग स्टेशन पे महीना भर पहले पटरियों की मरम्मत के लिए बहुत सारा सामान उतारा गया था। कहीं चोरी न हो जाए इसलिए बड़े बाबू ने भोलू की ड्यूटी यहीं लगा दी थी। यहां आके भोलू ने देखा कि
रहने के लिए सिर्फ एक टूटा फूटा सा कमरा था, जिसकी दीवारों का प्लास्टर तो कब का झड़ गया था, बल्कि ईंटों से भी कहीं कहीं पीपल के छोटे छोटे पौधे उगाए थे। दूसरों की प्यास बुझाने वाले नल खुद सालों से प्यासे थे। इसकी शिकायत भी की थी भोलू ने। साहब, न रहने का ठीक है न पानी, वहां कैसे कोई रह सकता है? यार, हम तो ऐसी जगह रह रहे हैं कि पूछो मत। अबे कौन सा तुमको जिंदगी भर रहना है? 6-7 महीने की तो बात है। हाँ, पानी का मसला जरूर है। ऐसा करो, डॉकयार्ड से पानी की टंकी मंगवा लो, मालगाड़ियां तो रुकती हैं, उनसे पानी लेते रहना। बड़े बाबू ने इतना कह के चाय का प्याला उठा लिया था और खलासी भोलू उसी शाम खाना बनाने का कुछ सामान और अपने कपड़ों का टीन का बक्सा लेके श्री विजयनगर स्टेशन से यहां आ गया था। शुक्र है कि आती जाती ट्रेन का शोर इस सुनसान स्टेशन की वीरानी को कुछ कम कर देता था, नहीं तो यहां के सन्नाटे में कौन जिंदा रह सकता था। हफ्ते में कोई 2 मालगाड़ियां रुकती जिनसे भोलू पानी ले लेता। ऐसा पहली बार हो रहा था कि स्टेशन से पानी लेने वाली रेलगाड़ियां इस बेनाम स्टेशन पे पानी देके जाती। लेकिन इस हफ्ते न जाने क्या हुआ कि कोई मालगाड़ी आई ही नहीं। प्यास से परेशान भोलू पत्थर की बेंच पे बैठ गया। गर्म लू के थपेड़े उसके चेहरे से टकरा रहे थे। तन्हा पड़ी प्लास्टिक की कैन तेज हवा से कभी कभी सरकती तो खुरदुरी जमीन पे खर्र की आवाज आती और भोलू के हाथ किसकिसा जाते। हवा, स्टेशन, कैन, भोलू के साथ होके भी इस बयाबान में अकेले थे, और इस अकेलेपन में एक ऐसी आवाज भी थी जो अक्सर भोलू को सुनाई देती थी। चम चम चमके चूंदड़ी बंजारा रे, थोड़ो मेरे संग आके नाच ले बंजारा रे। चम चम चमके चूंदड़ी बंजारा रे, थोड़ो मेरे संग आके नाच ले बंजारा रे। दोपहर होते ही सामने फैले मीलों लंबे खामोश मैदान में बने एक पुराने से दुर्ग से रोज किसी लड़की के गाने की आवाज आती। पहली बार जब भोलू ने उस दुर्ग में से आती आवाज को सुना था तो वो डर ही गया था। इतने पुराने दुर्ग में तो कोई आत्मा ही भटकती होगी। इस तरह के न जाने कितने किस्से भी सुन के रखे थे उसने। कई बार भोलू ने सोचा कि जाके देखे, लेकिन कुछ धूप की तपिश और कुछ डर उसका हौसला पस्त कर देते। पर आज भोलू को उस आवाज में डर के बजाय एक उम्मीद नजर आ रही थी। कोई आवाज है तो कोई इंसान भी होगा, इंसान है तो पानी भी होगा। प्यास से मर जाने का डर और सारे डरों से बड़ा होता है। बिना कुछ सोचे भोलू ने हवा में इधर उधर डोलती कैन को उठाया और पटरियों को पार करके आवाज की पगडंडी पे चल दिया। सांय सांय चलती हवा में धूल का कोई गुबार उठता तो भोलू अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता। हवाएं इतनी गर्म थीं कि जैसे कोयले की भट्टी को चूम के आ रही हूं। पानी की शिद्दत हमें कहीं भी ले जाती है ना? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना पानी की तलाश में भोलू आज उस दुर्ग से आती आवाज के पीछे जाने को तैयार हो गया जिससे उसको कभी डर लगता था। अब आगे। गर्मी से बनी हवाओं की तरंगों के पार दुर्ग भोलू को झिलमिलाता हुआ दिखता। अक्सर चीजें उतनी पास नहीं होती जितना हम उनको समझ लेते हैं। भोलू जितना दुर्ग के पास जाता उतना ही दुर्ग दूर लगने लगता। प्यास से पहले ही बेहाल हो चुके भोलू के शरीर में जान ही नहीं बची थी। ऊपर से ये दरारों वाली सूखी सख्त जमीन, चलना मुश्किल हो गया था। एक एक कदम कितना मुश्किल से उठ रहा था। दुर्ग के पास आते आते भोलू की आंखें धुंधलाने लगीं, पैर लड़खड़ाने लगे और कानों में गाने की आवाज धीमी, बहुत धीमी पड़ने लगी। आखिरकार भोलू बेहोश होकर गिर पड़ा। शुक्र है कि कोई था जिसने भोलू को देख लिया था, वरना बीहड़ जिंदगी और मौत में फर्क ही नहीं करते।
पानी की छींटें चेहरे पे पड़ी तो भोलू की आंखों में जुम्बिश हुई, पर सर पे पड़ रही सूरज की किरणों का सामना उसकी आंखें नहीं कर पाईं। होंठ के पास रुकी पानी की एक बूंद को भोलू ने अपनी जीभ से छुआ तो मिट्टी का स्वाद मुंह में भर आया। चेहरे पे कितनी धूल जमा हो गई थी। फिर अचानक भोलू को लगा कि सूरज कहीं छिप गया है। चेहरे पे छांव का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोली और देखा कि अपनी चुनरी को होठों से दबाए एक लड़की खड़ी है। इतनी धूप में सर पे पगड़ी नहीं बांधोगे तो यही होगा, लो। ये कहते हुए हाथों में पीतल की लुटिया लिए जब वो लड़की पानी देने के लिए झुकी तो उसकी पीठ पे रुकी सूरज की कितनी किरणें आजाद हो गईं और भोलू के चेहरे से फिर टकराने लगीं। भोलू ने झट से अपना हाथ चेहरे पे रख लिया और उठ बैठा। पानी की लुटिया लड़की ने उसको थमा दी और भोलू बिना वक्त गंवाए पानी पीने लगा। अभी उसने एक दो ही घूंट पिए होंगे कि लड़की ने फिर टोका, थोड़ा रुक ना, लू में एकदम पानी नहीं पिया जाता, तड़ावा लग जाता है, चेहरा धो ले, कुछ देर बदन ठंडा कर ले, फिर देती हूं पानी, है भीतर। और कह के वो लड़की दुर्ग की तरफ चली गई। चंद पानी के घूंटों ने भोलू को राहत तो दी थी, लेकिन उसकी प्यास और भड़क गई थी। उसका दिल कर रहा था कि पूरी की पूरी लुटिया खत्म कर दे, लेकिन लड़की की बात उसके मन में ताजा थी। भोलू चुल्लू में पानी भर के चेहरा धोने लगा। पानी जैसे ही दरारों वाली जमीन पे पड़ता तुरंत सूख जाता, जैसे कभी था ही नहीं। मुंह धो के भोलू को अच्छा लगा। पानी भी भगवान ने क्या चीज बनाई है। अभी जो हवाएं चेहरा झुलसाने को थीं, वही पानी से चेहरा धोने के बाद कितनी ठंडी लग रही थी। भोलू ने बचा हुआ आखिरी घूंट मुंह में डाला और दुर्ग की तरफ हो लिया। एक बड़ा सा काई लगा गुंबद, चौड़े से बने चबूतरे पे ऊंचे ऊंचे खंबे। दूर से छोटे से दिखने वाले दुर्ग के पास जाके उसने खुद अपने छोटेपन का एहसास किया। आखिर सच्चाई तो पास से ही समझ आती है। उसने देखा कि मटमैले से दुर्ग के बड़े से दरवाजे पे वही लड़की अपने एक हाथ से हवा से लहराती चुन्नी थामे खड़ी हुई उसी की तरफ देख रही है। जब भी हवा का कोई झोंका लड़की के कपड़ों में भर जाता तो वो एक हाथ से अपने घाघरे को थाम लेती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पानी की तलाश में दुर्ग के पास जाता भोलू इतना प्यासा था कि उस गर्मी की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। शुक्र है कि उसको दुर्ग में रहने वाली कजरी ने देख लिया और पानी पिला दिया। अब आगे 7-8 सीढ़ियां चढ़ के भोलू आखिरी सीढ़ी पे पत्थर के खंबे पे टिक के बैठ गया। दुर्ग के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे खंबे ही खंबे थे, फिर 10 फीट तक बरांडा और फिर मेहराबोंदार बड़ा सा दरवाजा। कितनी ठंडक थी यहां। भोलू को लगा कि इस बयाबान से दुर्ग को किसी ने उसी के लिए बनवाया हो। अभी भोलू सुस्ता ही रहा था कि अंदर से 2 भेड़ के बच्चे फुदकते हुए खंभों के दूसरे छोर तक चले गए। अपने हाथों में रस्सी लिए वो लड़की उनके पीछे पीछे पुचकारती हुई चली गई। भोलू कभी उसको, कभी भेड़ के बच्चों को, तो कभी इस ऊंची छत वाले दुर्ग को देखता रहा। ले, अब पी ले। वो वापस आई तो उसके हाथ में पानी की एक छोटी सी मटकी थी, जो उसने भोलू के पास रख दी और बगल में रखी पोटली में से एक स्टील का डिब्बा निकाल के बैठ गई। मोटी मोटी 4 रोटियां, आलू का भरता और हरी मिर्च सजा के उसने थोड़े से रोटी के टुकड़े पे भरता लगाया, कुछ सेकंड आंखें बंद की और फिर वो टुकड़ा जमीन पर रख दिया। खुद खाने से पहले उसने एक बार भोलू से भी पूछा, रोटी जीम ले। भोलू ने ना में सर हिलाया और मटकी से पानी पीने लगा। पानी में मिट्टी की खुशबू घुल जाए तो मन भी सौंधा हो जाता है। मुझे पानी चाहिए था, मैं वो उधर सामने जो स्टेशन है ना, वहां रहता हूं, हाथ से इशारा करके भोलू ने कहा और आगे बोला, रेलवे में नौकर हूं, सरकारी। यह कहते हुए उसने अपनी खाकी वर्दी पे लगे पीतल के बैज को दिखाया और मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट का इस लड़की पे कोई असर नहीं हुआ। बुर्ज के पीछे वाले हिस्से में कुआं है, जा भर ले पानी। हरी मिर्च का आधा हिस्सा कुतरते हुए उसने भोलू को कुएं वाली जगह बता दी और अपनी भेड़ों के रेवड़ को देखने लगी।
वो जो दुर्ग के छांव वाले हिस्से में सूखी घास के तिनके चबा रही थीं। कुछ देर भोलू उसको नजरें बचा के देखता रहा। बड़ी बड़ी काली आंखें, गहरा सांवला रंग, माथे पे लंबी पतली बिंदी, ठोड़ी पे काले रंग से गुंदे सुंदर गोल गोल बिंदु, कलाइयों और बाजुओं पर हाथी दांत की चूड़ियां, पुराने पड़ चुके पीले रंग के घाघरे पे लाल रंग की चुनरी, कानों में छोटी छोटी बालियां। सब कुछ कितना साधारण सा था। सुंदरता अच्छे कपड़ों और महंगे जेवरों की मोहताज नहीं होती। जा, पानी की मटकी सरकाते हुए लड़की ने फिर कहा तो भोलू उठ खड़ा हुआ और हिचकते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने 3-4 घूंट पानी के पिए, चुल्लू में पानी लेके मुंह धोया, फिर चुनरी के कोने से मुंह साफ करके बोली, कजरी। भोलू ने कजरी का सपाट जवाब सुना और अपनी प्लास्टिक की कैन उठा के दुर्ग के उस पार चला गया। ध्यान से पानी खींचना, मेरी रस्सी बाल्टी कुएं में ना गिरा देना, जाते हुए भोलू को कजरी ने चेताया। फिर हर्र हर्र करके बगल में सूखी घास चर रहे अपने रेवड़ को देख के कुछ गुनगुनाने लगी। ये वही आवाज थी जिससे भोलू को डर लगता था, पर वही आवाज अब कितनी अच्छी लग रही थी उसको। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कजरी ने भोलू को पानी पिलाया तो उसको राहत मिली थी। साथ ही रेवड़ चराने वाली कजरी को पहली नजर देखते ही भोलू उसकी सुंदरता में खो गया था। अब आगे। नाजुक सी दिखने वाली ये औरतें न जाने कैसे इतने गहरे कुएं से पानी खींच लेती हैं। भोलू ने अभी 2 ही बाल्टी पानी खींचा था और उसकी सांस फूलने लगी। जैसे तैसे एक एक करके भोलू ने अपने पानी की कैन भरी। मेहनत के बाद भूख लगी जाती है। फिर भोलू ने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। पानी होता तो कुछ बना ही लेता। अपनी कैन लेके जब भोलू वापस खंभों के पास पहुंचा तो कजरी भेड़ के बच्चों के पास बैठी उनको पुचकार रही थी। भोलू की नजर उस स्टील के डब्बे पे पड़ी जो अभी भी पोटली के पास रखा था। कजरी, भोलू ने पुकारा तो कजरी ने पलट के देखा। भोलू की सांसें अभी भी तेज थीं। रोटी बची है? बहुत हिचकते हुए भोलू ने कहा। वापस जाके खाना बनाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। कजरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठा के डिब्बा भोलू को पकड़ा दिया। इस बार भोलू की मुस्कुराहट के जवाब में वो भी थोड़ा मुस्कुरा दी। पहले पूछा था तो मना कर दिया। 1 की रोटी है हमारे पास और भरता भी थोड़ा ही है। भोलू के चेहरे पे शुक्रिया का भाव तैर आया। डिब्बा लेके वो खंबे के पास बैठ गया। बिना घी मक्खन के भी रोटी और आलू के भरते का स्वाद कितना अच्छा लग रहा था भोलू को। फिर भूख में तो सब कुछ अच्छा लगता है। तुम यहां रोज गाना गाती थी और मैं कितना डरता था। मुझे लगता था कुछ चुड़ैल है, भोलू ने खाते खाते कहा तो कजरी उसको घूर के देखने लगी। खाने के मजे में भोलू ने जो बात कही थी वो किसी को बुरी भी लग सकती थी। यह ख्याल उसको आया तो वो घबरा के बोला, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब तुम चुड़ैल नहीं हो, पर मुझे लगता था इसलिए कह दिया। सॉरी। भोलू के भोलेपन पे कजरी की हंसी निकल आई। कजरी को हंसता देख के भोलू भी हंसने लगा। दोनों काफी देर तक साथ हंसते रहे। भोलू ने खाने के लिए कजरी को शुक्रिया कहा और अपनी कैन लेके सीढ़ियों से उतरने लगा। 40 लीटर की कैन भोलू ने जोश में भर तो ली थी, लेकिन उसको वापस इतनी दूर स्टेशन पे ले जाने के लिए ताकत की जरूरत थी। अभी भोलू 2 ही सीढ़ियां उतरा था कि उसका बैलेंस बिगड़ा और सरकता हुआ वो कैन समेत नीचे गिर पड़ा। कजरी फुर्ती से भोलू की ओर लपकी। उठ के भोलू ने अपने कपड़े झाड़े। कजरी ने कैन का खुल गया ढक्कन जल्दी से बंद कर दिया। पानी ज्यादा गिरा नहीं था, लेकिन भोलू के पैर में मोच आ गई थी। वो लंगड़ाता हुआ बुर्ज की पहली सीढ़ी पे आके बैठ गया। ये मर्द जात कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती है। क्या जरूरत थी पूरा पानी भरने की? आधा भर लेता, पर ताकत जो दिखानी है ना, कजरी ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। इधर भोलू का दर्द से बुरा हाल था। उसने मन ही मन पहले अपने बाबा को, जिसने खलासी की नौकरी लगवाई, और फिर उस बाबू को 10 गालियां दे डाली जिसने उसकी ड्यूटी इस बीहड़ में लगा दी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पानी ले जाते वक्त भोलू का पैर फिसल गया और पैर में मोच आ गई। कजरी झट से उसके पास गई उसकी मदद के लिए। अब आगे। अब कैसे ले जाएगा पानी? भोलू जब कुछ शांत हुआ तो कजरी ने उससे कहा। भोलू के पास कोई जवाब नहीं था। वो कजरी के मुंह को किसी बच्चे की तरह ताकता रहा। जा किसी और को भेज दे, कजरी ने कहा तो भोलू ने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया, कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूं। उसके जवाब से न जाने क्यों कजरी को थोड़ा गुस्सा आ गया। एक लंबी सांस छोड़ के वो कहती हुई अंदर गई, अकेला मरने आया है, आया बड़ा सरकारी नौकर। थोड़ी देर बाद वो अंदर से 2 खाली मटके लेके आ गई और भोलू की पानी की कैन से उनको भरने लगी। क्या कर रही है ये पूछने की भोलू की हिम्मत ही नहीं हुई। जब दोनों मटके भर गए तो बचा हुआ पानी भगवान से माफी मांगते हुए कजरी ने जमीन पर डाल दिया और बड़े आराम से एक के ऊपर एक मटका अपने सर पे रख के बोली, चल पानी भी दो और छोड़ने भी जाओ। गुस्से में वो बुदबुदाई। भोलू के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने चुपचाप अपनी खाली कैन उठाई और कजरी के पीछे पीछे चल दिया। लाल धागे से गुथी हुई दाएं बाएं हिलती कजरी की लंबी चोटी उसकी बेलौस बेबाक चाल को बयां कर रही थी। जिस फटी जमीन पे भोलू को चलना मुश्किल लग रहा था, उसी जमीन पे कजरी ऐसे चलती जैसे नीचे रुई के फाहे बिछे हों। जमीन भी अपने जैसे कदमों को खूब पहचानती है। पूरा रास्ता कजरी ने गुनगुनाते हुए पार किया। गुनगुनाने की आदत शायद अकेलेपन को हावी नहीं होने देती। कजरी काफी आगे निकल गई थी। सिग्नल लाल था, ट्रेन आने वाली थी, तो कजरी ने जल्दी से पटरियां पार की और दोनों मटके स्टेशन पे उतार दिए। ट्रेन अब तक आ चुकी थी। छकड़ छकड़ करके गुजरती ट्रेन के बीच से उसने देखा कि भोलू लंगड़ाता हुआ उसी की ओर आ रहा था। ट्रेन गुजर गई तो भोलू स्टेशन के ऊंचे प्लेटफॉर्म के पास खड़े होके फिर से कजरी को ताकने लगा। आंखों ही आंखों में कजरी ने जैसे उसकी मुराद समझ ली थी। उसके पास जाके कजरी ने चुनरी का कोना फिर अपने होठों के एक तरफ दबाया और अपना हाथ भोलू की ओर बढ़ा दिया। उसकी सारी हाथी दांत की चूड़ियां सड़क के नीचे आ गई थीं। कजरी का हाथ थाम के भोलू ऊपर आ गया। उसके पैर में दर्द अभी भी था। कजरी ने उसको सामने बनी पत्थर की बेंच पे बिठाया और उससे पूछा, पानी कहां गिर दूं? भोलू ने पास रखी नीली प्लास्टिक की टंकी की ओर इशारा किया तो कजरी ने दोनों मटके उसमें उड़ेल दिए। भोलू को समझ नहीं आ रहा था कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करे। प्याज जल्दी गर्म करके बांध लेना, ठीक हो जाएगा, यह कह के कजरी चली गई। भोलू उसको दूर तक जाते देखता रहा। दोस्तों, यह था इस कहानी का पहला पन्ना। कल पलटूंगा इसका दूसरा पन्ना, आजम कादरी की लिखी कहानी बेनाम स्टेशन पार्ट 2 में।